1,20,000 करोड़ यानी 14 बिलियन डॉलर्स। ये पैसों का वो आंकड़ा है जो इस साल भारत में चल रहे चुनावों पर अलग अलग तरह से खर्च हुआ है। भारत इस बार दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होस्ट कर रहा है और यहाँ अपने देश को पहले स्थान पर देखकर सीना तानने से पहले जरा ये सोचिए कि एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोजित करवाने से ज्यादा पैसा नेताओं को चुनाव जीतने के लिए क्यों खर्च करना पड़ रहा है। क्यों एक चुनाव के लिए भारत जैसे बड़े देश में राजनीतिक पार्टियों को $600 मिलियन सिर्फ अपनी मर्चेंडाइज को बनवाने और बेचने में खर्च करने पड़ रहे हैं। एक पार्टी क्यों खुद को हर जगह दिखाने के लिए 100 करोड़ रुपए गूगल एड्स पर खर्च कर रही है। 60 सालों तक भारत पर शासन करने वाली पार्टी को क्यों अभी भी देश में गरीबी हटाने के वादे करने पड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार हटाने आए लोग खुद भ्रष्टाचार के आरोपी क्यों बनकर के बैठे हैं। भारत को आज लोकतंत्र की समझ रखने वाले विद्वान लोग इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में रखते हैं और बहुत मुमकिन है कि कुछ ही सालों में हम एक कदम और आगे निकल जाएंगे। हमारे देश में गरीबी हटाओ का नारा 1971 से चला आ रहा है। काला धन वापस लाने की बात को भी अरसा बीत गया है। हमारा एजुकेशन सिस्टम 150 साल पुराना है और ये अभी चल रहा है। खेती के हालात हमारे देश में साल 1932 जैसी बदतर हो गई है। अमेरिका और रूस की बराबरी के सपने देखने वाले देश की इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशन ये है कि हम बांग्लादेश से भी कम्पिटिट नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव शुरू होने से पहले सभी दलों ने अपने मैनिफेस्टो रिलीज किए थे। अपनी अपनी तरह से सभी में लोगों की मांगों और जरूरतों को ध्यान में रख करके योजनाएं लिखी गई थी, मगर कहीं भी पर्यावरण को लेकर के कोई जिक्र नहीं था। किसी भी पार्टी ने राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को लाने की बात नहीं कही और राजनीति में क्रिमिनल्स को रोकने के लिए कोई योजना नहीं बताई गई थी। भारत में लोगों को अपनी प्रायोरिटीज बदलना बहुत ही जरूरी है। जिस दिन यहाँ के लोगों के लिए राजनीति में आने वाले लोगों की छटाई करने की बात महत्वपूर्ण बन गई और जिस दिन लोगों को ये समझ में आ गया कि जाति और धर्म से बढ़कर के देश होता है, उस दिन भारत में सभी दलों की बातें और नारे भी बदल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में राजनीति और राजनीति में रहने वाले लोग किस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं और किस तरह से लोगों की भागीदारी और कुछ सही व्यवस्थाएं देश में इस स्थिति को सुधारने में मदद कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश भारत का प्रधानमंत्री तय करने में सबसे बड़ी भूमिका तय करता है क्योंकि यहाँ से बाकी सभी राज्यों से ज्यादा लोग संसद में जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि भारत में अब तक जितने भी लोग प्रधानमंत्री बने हैं उनमें से ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। अब देश की राजनीतिक हवा को तय करने में इतनी बड़ी भूमिका रखने वाले राज्य की स्थिति से हम पूरे देश के हालात का मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं। तो हालात ये है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीतने वाले पिछले 403 एमएलएज में से 143 लोगों पर क्रिमिनल केसेस फाइल थे और यह जानकारी चुनाव लड़ने वाले उन सभी लोगों ने खुद अपने एफिडेविट के जरिए डिक्लेयर किए थे। यानी कि जब उन्होंने चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया तब उन पर किसी न किसी केस की कार्रवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट की माने तो देश में 2500 एमपीज और एमएलएज पर कोई न कोई आरोप की जांच चल रही है। अब आप सोचिए कि अगर आप या हम पर कोई मामूली चार्ज भी लगा हो तो हम कोई भी सरकारी विभाग में काम नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन नेता रेप, किडनैपिंग और मर्डर जैसे चार्जेस होते हुए भी देश चला सकते हैं। आज की तारीख में सभी पार्टियों में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि ये लोग पैसा जमा करने में, भीड़ इकट्ठा करने में, शराब बांटने के साथ बहुत से और भी कामों में पार्टियों की मदद कर सकते हैं और इसलिए पार्टियां इन्हें टिकट भी देती हैं और ये लोग जीत भी जाते हैं, क्योंकि जनता में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो जिसे वोट दे रहे हैं उस पर कोई क्रिमिनल केस है या नहीं। पता इसलिए नहीं होता क्योंकि हम जानने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए इतनी ही बात मायने रखती है कि ये नेता हमारे धर्म या जाति का है या नहीं। अगर ये बॉक्स टिक हो जाता है फिर चाहे उसने कुछ भी किया हो, भारत में लोगों से उसे वोट मिल जाते हैं। सभी राजनीतिक दल अपने कैंडिडेट्स को बचाने के लिए और जिताने के लिए सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना कर सकते हैं और ऐसा भारत के सभी राजनीतिक दलों ने खुलेआम 2 बार किया है। हालांकि इस बात के लिए पार्टियों को फाइन देना पड़ा था, मगर उससे क्या होता है, चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण है। अब जहां पर इतने क्रिमिनल भरे हुए हों उसमें विकास, रोजगार, शिक्षा और कानून को मजबूत बनाने की बात होगी। ये तो सोचना ही गलत है, क्योंकि ऐसे लोगों को इन सब बातों की समझ होती ही नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ दंगे कराना और मारकाट करना जानते हैं, जो आए दिन हम पढ़ते सुनते रहते हैं। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अपनी जाति को जिताने में हम किन बातों को दरकिनार कर देते हैं, कौन सी बातें भूल जाते हैं और उसका क्या परिणाम होता है, इसकी जानकारी आप बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों का राजनीतिक इतिहास पढ़ करके समझ सकते हैं। तो अगली बार जब भी वोट देने जाएं तो पहले कुछ समय के लिए अपनी तरफ से थोड़ी रिसर्च कर लीजिएगा। कम से कम आपके कैंडिडेट्स की जानकारी तो आपको वोट डालने से पहले होनी ही चाहिए, ताकि आप सही चुनाव कर सकें। हमने आपको कुछ दिनों पहले अतीक अहमद की कहानी बताई थी। ऐसे बहुत से क्रिमिनल्स हैं जो रॉबिन हुड की छवि लेकर के राजनीति में आते हैं और अपनी कास्ट के भरोसे चुनाव जीतते हैं और पूरी जिंदगी अपना हित साधने में लगे रहते हैं। साल 2019 में चुनाव जीतकर संसद में पहुंचने वाले 43% सांसदों पर क्रिमिनल केसेस थे और ये आंकड़ा साल 2004 में 24% था और अब की बार ये सब कुछ बढ़ता हुआ ही आपको नजर आएगा, क्योंकि जो पार्टियां ये सब कुछ खत्म करने के वादे के साथ आई थी वो खुद 100 से ज्यादा ऐसे लोगों को अपने साथ रखे हुए हैं। और ये कितनी अजीब बात होती है कि हमारे देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग IAS और IPS ऑफिसर्स ऐसे लोगों के नीचे रह करके काम करते हैं जिन्हें हमारे देश के इतिहास, भूगोल और संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हमारे देश में राजनीति में आने वाले लोगों की औसतन एज देखें तो 54 वर्ष है,
है। सिर्फ 2.2% युवा लोग ही आज की तारीख में भारत की राजनीति में काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ खत्म करने के लिए अच्छे लोगों को राजनीति में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें अपने कैंडिडेट्स की जानकारी रखना शुरू करना होगा, सही व्यक्ति को सही कारणों के लिए वोट देना शुरू करना होगा। हमें जाति और धर्म बाकी चीजों को छोड़ करके अपने हितों को ध्यान में रखते हुए वोट देने चाहिए और सरकार से भारत की राजनीति को डिक्रिमिनलाइज करने की मांग करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी संसद में अच्छे और समझदार लोग जाएंगे जो सही मायनों में भारत को समझते हैं और लोगों की परेशानियां जानते हैं। कास्ट सेंस भारतीय राजनीति में आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कुछ दल और बड़े नेता जाति आधारित जनगणना कराना चाहते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इससे उन्हें पता चल जाएगा कि पूरे देश या राज्य में कितने लोगों को खुश रखने से उनका कुर्सी पर बैठना तय हो जाएगा। किस वोट बैंक को किस तरह से अपनी तरफ खींचा जा सकता है, कहां कितना बड़ा वोट बैंक है और कहां किस जाति के नेता को उतारना शुरू करना चाहिए, ये सब रणनीति बनाना कास्ट सेंसस के आने के बाद आसान हो जाएगा। और ये भारतीय राजनीतिक दल चाहते हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए कोई झंझट ही नहीं रहेगा। जाति को आधार मानकर चुनाव में उतरना और जाति धर्म देकर वोट डालना सही है या गलत, ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बात का कोई दूसरा सिरा नहीं है। आप किसी भी तर्क से इस गलती को नकार नहीं सकते हैं। धर्म और जाति पर अभिमान होना अलग बात, उसके बारे में बात करना अलग बात है, मगर जब आप किसी के कहने पर अपनी जाति और धर्म को लेकर के लड़ने मरने पर उतारू हो जाते हैं तो वहाँ पर आपका कोई धर्म नहीं बचता है। फिर आप समाज के लिए वैसे राजनेताओं के लिए वोट बैंक बन करके रह जाते हैं, आपका अपना कुछ भी नहीं रहता है। भारत की राजनीति में आज की सबसे बड़ी बीमारी यही है, जिसका इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये दीमक हमारी पूरी परंपरा और संस्कृति को, संविधान को और लोकतंत्र को खत्म कर देगा। और आखिर में जब देश ही नहीं बचेगा तो धर्म और जाति रखकर आप और हम क्या करेंगे। इसलिए जरूरी है कि देश को सर्वोपरि रखते हुए वोट डालें। और अगर हमने और अपने ये सिलसिला शुरू कर दी तो फिर राजनीतिक दल भी धर्म और जाति के नाम पर कैंडिडेट्स उतारना छोड़ देंगे और हमारी राजनीति से दिमक खत्म हो जाएगी। राजनीति में जीतने के लिए भीड़ को कंट्रोल करने का हुनर आना सबसे ज्यादा जरूरी है और ये आप पर है कि आप इसके लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं। भारत में ज्यादातर राजनीतिक दल भीड़ में अपनी जगह बनाने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं। पोलराइजेशन के जरिए लोगों को दो गुटों में बांट देना और फिर उस हिसाब से अपने भाषण तैयार करना, अपने से सामने वाले दल पर सवाल खड़े करना और दूसरों को खराब दिखा करके वोट हासिल करना भारत में राजनेताओं को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आप एक पार्टी के साथ हैं तो आप सबसे बड़े देशभक्त हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप पक्का आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन सच्चे हिंदू हैं या नहीं, इसका फैसला इस बात से होता है कि आप फला पार्टी को वोट देते हैं या नहीं। अगर आप नहीं देते तो फिर आप अपने धर्म से गद्दारी कर रहे हैं। मतलब अपने धर्म और देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए आपको एक राजनीतिक खेमा पकड़ना भी जरूरी है। अब जैसे हमारा एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग कितनी सही बात कर रहे हैं इससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो बात उनके पाले में है तो उसे सही मानते हैं, अगर वो बात उनके पाले में नहीं है, उनके विरुद्ध है, तो उसे गलत मानते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स उठा करके देख लीजिएगा, ऐसे कई सारे कमेंट मिल जाएंगे। अलग अलग वीडियोस में आपको अलग अलग कमेंट मिलेंगे। किसी वीडियो में हमको बीजेपी का दलाल कहा जाता है तो किसी में कांग्रेस पार्टी का दलाल। और ये बात भारत में कुछ दलों ने लोगों में इस कदर तक अंदर तक ठोस दी है कि अब किसी नेता के बारे में गलत बोलना देश और धर्म को गाली देने के बराबर हो गया है। रवांडा में लगातार 100 दिनों तक चला जेनोसाइड इसी पोलराइजेशन का परिणाम था और दुनिया भर में बहुत से देश इसे आज की तारीख में लड़ रहे हैं। और मजे की बात यह भी है कि भारत जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है उसके लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके देश में ऐसी कोई समस्या पैर पसार रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो धर्म और जाति की बातें करने में, उस पर लड़ाई झगड़ा करने में मजा आता है। उनके लिए कोई समस्या थोड़ी है। हिटलर के एक साथी गोबल्स ने कहा था कि अगर आप एक झूठ को बार बार बोलते हैं तो लोग उसे सच समझना शुरू कर देते हैं। और इसी बात का फायदा कुछ सालों पहले अपने समय में हिटलर को हुआ था। और आज कुछ भारतीय राजनेता इसी तकड़म के सहारे लगातार चुनाव जीत रहे हैं। जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, सुपर पावर और भी ना जाने क्या क्या बातों को लेकर हर दिन मीडिया के जरिए हमें झूठ परोसा जाता है और हम बिना कुछ जाने समझे उसे ढकार जाते हैं। और फिर चुनाव के समय वही अधपका झूठ ईवीएम पर उड़े लाते हैं और फिर फेसबुक पर लिख देते हैं कि देश के लिए हमने वोट दिया है। हीरो वर्शिपिंग आज की भारतीय राजनीति में नतीजे तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। क्या बोला जा रहा है इसकी जगह यह महत्वपूर्ण है कि उसे कौन बोल रहा है। तो फिर समझ लेना चाहिए कि वहाँ कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। आज भारत में खुलेआम यह सब कुछ हो रहा है। कुछ नेताओं को लेकर के लोगों के मन में एक ऐसी इमेज बन गई है कि उसके विरुद्ध बोलना या कुछ कहना लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लोग अपने भाइयों से उस व्यक्ति को लेकर लड़ने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो बात मानने को तैयार ही नहीं है कि एक व्यक्ति कुछ गलत भी कर सकता है। आपको नाम वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से नेताओं को लोगों ने भगवान मान रखा है। यह हीरो वर्शिपिंग आंख मूंद कर किसी भी बात पर भरोसा करने का और कुछ भी मान लेने का परिणाम है, जो भारतीय राजनीति को बर्बाद कर रही है। किसी नेता को इंसान से बड़ा बताना या मानना लोकतंत्र की उस विशेषता को खत्म करना है जिसमें यह बताया जाता है कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप अपनी यह ताकत किसी भी नेता के हाथों में सौंप देंगे तो फिर आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि भारत में ऐसे ही सब कुछ अच्छे से निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चलेगा। हर नेता को अपनी सीमाएं और हद में रहकर ही काम करना चाहिए और हर वोटर को एक हद तक ही किसी नेता को आइडलाइज करना चाहिए। यह भारत जैसे देश में आज बहुत ही जरूरी है। भारत में लोगों का फ्रीबीज को लेकर के आकर्षण, झूठे अवार्ड शोज और वाहवाही और नारों को लेकर के पागलपन भी देश की बर्बाद होती जा रही राजनीतिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। फ्री में कुछ भी अपने राजनेता से मांगना और लेना
देश के लिए किसी भी तरह से सही नहीं है और चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करना लोकतंत्र में एक पाप की तरह है। इसके अलावा राजनेता लोग भारत में लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करते, क्योंकि अगर लोग पढ़ लिख गए तो सवाल जवाब करना शुरू कर देंगे, लोगों को सही और जरूरी मुद्दे समझ में आ जाएंगे, दंगे नहीं होंगे। इसलिए इस देश को अनएजुकेटेड रखना भी राजनेताओं के लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज किसी भी देश के लिए अपने लोगों को पढ़ाना और सही शिक्षा दिलाना कौन सी मुश्किल बात है। भारतीय राजनीति में महिलाओं की चिंताजनक स्थिति, युवाओं की कमी, बढ़ता भ्रष्टाचार, भेदभाव और बहुत सी अलग अलग बातें कारण है कि हमारे देश की गिनती इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में होती है। दुनिया के अलग अलग देश भारत के चुनाव को फेयर एंड फ्री नहीं मानते हैं। सरकार चुनने के बाद भारत में लोगों की भागीदारी हर चीज से खत्म हो जाती है। यहाँ ऐसा होता है जो कम पढ़े लिखे और बेकार लोग हैं वो संसद में बैठ करके फैसला करते हैं। आज भारत में लोग अपनी मर्जी से वोट भी नहीं डाल पाते, क्योंकि वो जिस व्यक्ति को वोट डालते हैं उसके पीछे क्या कारण है, कौन से काम है और क्या वजह है, ये सब कुछ बहुत कम चांस है कि किसी को पता होता है। और अगर होता है तो सब कुछ मीडिया के जरिए उसके दिमाग में दिन रात फीड किया जाता है। उसके अपने विचार और अपनी रिसर्च उन बातों के पीछे नहीं होती है। तो आखिर में बात यही है कि भारत में राजनीति की दशा तय करने में आम लोगों के हाथों में बहुत ही कम पावर रह गई है, और अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत जल्दी बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, जो आज भारत के लिए बहुत जरूरी है। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको इस वीडियो के साथ क्या करना है वो आप अपनी मानसिकता के हिसाब से तय कर सकते हैं। गाली देना है, अच्छा लिखना है, शेयर करना है, डिसलाइक करना है, ये आपके सोचने पर निर्भर करता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।